इस गहराई से किए गए विश्लेषण में हम सुप्रीम कोर्ट के एक ऐसे फैसले के पन्ने पलटेंगे जो हर उस इंसान से जुड़ा है जिसने कभी किसी को उधार दिया हो या कोई बड़ा पेमेंट किया हो। हमारे पास सुमित बंसल बनाम एमजीआई डेवलपर्स केस के दस्तावेज हैं। ये एक ऐसा मामला है जो सुनने में आम लगता है, लेकिन इसके कानूनी मायने बहुत गहरे हैं। बिल्कुल, कहानी बड़ी सीधी लेकिन मतलब परेशान करने वाली है। सुमित ने कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदने के लिए 1,72,00,000 रुपए दिए। इतनी बड़ी रकम? हाँ, और जब प्रॉपर्टी नहीं मिली तो बिल्डर ने रिफंड के लिए अपनी कंपनी के 2 चेक दिए और साथ ही गारंटी के तौर पर बिल्डर के बॉस ने अपने 2 पर्सनल चेक भी थमा दिए। जो कि रियल एस्टेट में अक्सर लोग करते हैं। सही कहा, लेकिन जब ये बैंक में लगाए गए तो चारों के चारों चेक बाउंस हो गए। अब सुमित ने भी हार नहीं मानी और चारों चेक के लिए अलग अलग क्रिमिनल केस दर्ज कर दिए। और यहीं से असली कानूनी दांवपेच शुरू होता है। बिल्डर का तर्क था कि जब कर्ज एक ही है, मेरा मतलब है वो 1,72,00,000 रुपए, तो एक ही मामले के लिए 4 अलग अलग क्रिमिनल केस क्यों झेले जाए, जिसे कानून की भाषा में समानांतर अभियोजन या पैरेलल प्रोसिक्यूशन कहते हैं। बिल्कुल, जिसका सीधा सा मतलब है कि आरोपी ये कह रहा है कि एक ही गलती के लिए उस पे कई मुकदमे चलाना गैर कानूनी है। देखिए, ये कोई साधारण विवाद नहीं है, बल्कि अपनी मेहनत की कमाई वापस पाने की जद्दोजहद में फंसे किसी भी आम इंसान की परेशानी को दर्शाता है। मैं तो यही सोच रहा था कि बिल्डर ऐसा करते क्यों हैं? एक ही कर्ज के लिए इतने सारे चेक देना क्या सिर्फ एक गलती है या इसके पीछे कोई रणनीति होती है? मैं आपको बताती हूँ, ये अक्सर कानूनी प्रक्रिया को उलझाने और समय काटने का एक तरीका होता है। जब मामला कोर्ट में जाता है तो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 के तहत चेक बाउंस होना तो एक अपराध है ही, लेकिन इस मामले में जो सबसे दिलचस्प पहलू है वो है धारा 139 का सिद्धांत। हाँ, धारा 139 वाकई पूरी कहानी पलट देती है। कानून हमेशा ये मानकर चलता है कि चेक जिसके नाम पर कटा है उसका कर्ज एकदम जायज है। सही कहा, यानी अब खुद को निर्दोष साबित करने का पूरा भार उस व्यक्ति पर आ जाता है जिसने चेक दिया है। उसे ट्रायल के दौरान साबित करना होगा कि उसने पैसे चुका दिए थे या फिर कोई कर्ज बाकी नहीं था। और इसीलिए बिल्डर ने निचली अदालत के लंबे ट्रायल से बचने के लिए सीधे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। बिल्कुल, उसने सीआरपीसी की धारा 442 का सहारा लिया। ये धारा हाईकोर्ट को ये विशेष पावर देती है कि वो किसी भी बेबुनियाद क्रिमिनल केस को रद्द कर सके। तो बिल्डर का कहना था कि पैसे तो एक ही डील के हैं, तो इतने सारे केस एक साथ रद्द होने चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का तर्क यहाँ बहुत स्पष्ट और सख्त था। अदालत ने साफ किया कि हाई कोर्ट को केस रद्द करने की इस पावर का इस्तेमाल बहुत ही दुर्लभ मामलों में करना चाहिए। मतलब कर्ज चुकाया गया है या नहीं, या एक चेक दूसरे के बदले दिया गया था, ये सब ऐसे तथ्य हैं जिन पर विवाद है। हाँ, और इन तथ्यों को सुलझाने के लिए हाई कोर्ट शुरुआत में ही कोई मिनी ट्रायल बिल्कुल नहीं कर सकता। मिनी ट्रायल से मतलब है कि हाई कोर्ट शुरुआत में ही बैंक स्टेटमेंट या रसीदें चेक करने का काम नहीं कर सकता। एकदम सही। सबूतों को खंगालना और गवाहों को सुनना ट्रायल कोर्ट का काम है। अगर हाई कोर्ट शुरुआत में ही ये सब करने लगे तो पूरी न्याय प्रणाली का शॉर्टकट बन जाएगा और ट्रायल कोर्ट का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। तो फिर इस पूरे विवाद का अंतिम नतीजा क्या निकला? आम लोगों और वकीलों के लिए इसमें क्या बड़ी सीख है? सुप्रीम कोर्ट का फैसला एकदम दो टूक है। बाउंस हुआ हर एक चेक अपने आप में एक अलग कानूनी उल्लंघन है। भले ही सारे चेक एक ही रियल एस्टेट डील से जुड़े हों, वे कानून की नज़र में अलग अलग कॉज ऑफ एक्शन यानी मुकदमे का अलग आधार बनाते हैं। इसका सीधा मतलब है कि आम नागरिकों और व्यापारियों के लिए एक बहुत बड़ी व्यावहारिक सलाह यह है कि जब तक पैसा पूरी तरह से बैंक खाते में ना आ जाए तब तक कोई भी वैकल्पिक या गारंटी चेक कभी वापस ना करें। बिल्कुल, क्योंकि कोर्ट की नज़र में कई चेक का सीधा मतलब है कई देनदारियां। और जो लोग कानूनी पेशे में हैं उनके लिए एक बड़ी रणनीतिक सीख है कि अगर बाउंस हुए चेक अलग अलग हैं और उन्हें अलग अलग तारीखों पर बैंक में पेश किया गया है तो अदालत में कई मुकदमों वाला बचाव काम नहीं करेगा। सही बात है। हाई कोर्ट किसी भी डिफॉल्टर को बचाने के लिए ट्रायल को बीच में नहीं रोक सकता। ये पूरा मामला सच में सोचने पर मजबूर कर देता है। अगर एक ही लेन देन से इतनी अलग अलग और गंभीर आपराधिक देनदारियां पैदा हो सकती हैं तो क्या भविष्य में व्यापारिक अनुबंधों में गारंटी चेक जारी करने या स्वीकार करने के पूरे तरीके पर ही पुनर्विचार करने का समय नहीं आ गया है? एक ऐसा सवाल है जो कानूनी और व्यापारिक दुनिया दोनों को गहराई से मथने वाला है।